वेलकम टू माय चैनल एजुकलेरा। और ट्वेल्थ कॉमर्स वाणिज्य सब्जेक्ट हमारा अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र। चैप्टर हमारा चल रहा है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, साझेदार का प्रवेश, एडमिशन ऑफ पार्टनर। इस चैप्टर पर ये जो वीडियो है पार्ट नंबर 30। और इस वीडियो में हम आपके एनसीईआरटी के बुक से, सिलेबस की बुक से आज क्वेश्चन नंबर 31 है उसको देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन नंबर 31। आज हम लोग इस वीडियो में इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो ये जो सवाल है वो किस टॉपिक को कवर करता है? ठीक है, तो इस सवाल में आप देखेंगे जो हमारा टॉपिक आएगा वो है पूंजी का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो जब हमने थियोरेटिकल पार्ट, इस चैप्टर का जो थियोरेटिकल पार्ट उसमें देखा था, तो एक पॉइंट हमारा ये भी आया था कि पूंजी का समायोजन किस प्रकार किया जाता है। तो ये सवाल उसी टॉपिक का है। तो आइए हम पहले इसके जो थियोरेटिकल भाग है, इस टॉपिक का जो थियोरेटिकल भाग है इसको देखते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 31 है उसको हम बनाएंगे। तो देखिएगा पूंजी का समायोजन क्या होता है। तो एनसीईआरटी की बुक में आपका ये थ्योरी पोर्शन दिया हुआ है, उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। लिखा है कभी कभी साझेदार के प्रवेश के समय, साझेदार के प्रवेश के समय साझेदार लाभ विभाजन अनुपात के आधार पर, साझेदार लाभ विभाजन अनुपात के आधार पर अपनी पूंजी के समायोजन के लिए सहमत होते हैं। मतलब कि नया साझेदार प्रवेश कर रहा है। अब नया साझेदार जब पूंजी लाएगा, जब नया साझेदार पूंजी लाता है तो क्या माना जाता है कि जो उसका लाभ में हिस्सा है, जो लाभ में उसका हिस्सा है, जितना भाग उसको प्राप्त हो रहा लाभ में, उतने भाग के अनुसार वो पूंजी ला रहा है। ठीक है, तो उसके अनुसार जो पूंजी ला रहा है उसके अनुसार देखा जाता है कि ये जो पूंजी ला रहा है उसके अनुसार इस फर्म का पूंजी कितना होता है। जितना वो पूंजी ला रहा है उसके आधार पर पूरे फर्म का पूंजी देखा जाता है कि ये जो नया साझेदार जितनी पूंजी ला रहा है उसके अनुसार पूरे फर्म का पूंजी क्या होता है। और ठीक है, सभी साझेदार क्या करते हैं उसी के आधार पर, मतलब कि जो इनका अनुपात के आधार पर जो पूंजी निकले उसी के आधार पर अपने पूंजी को भी रखने के लिए सहमत होते हैं। उसी को हम कहते हैं कि अपनी पूंजी के समायोजन के लिए सहमत होते हैं। मतलब कि अपनी पूंजी को लाभ विभाजन अनुपात में ये उस आधार पर रखना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में यदि नए साझेदार की पूंजी दी गई है, बता रहा है कि ये लोग अपनी पूंजी को, साझेदार अपनी पूंजी को अपना जो लाभ विभाजन अनुपात है उसके आधार पर रखना चाहते हैं। और ऐसी स्थिति में यदि नया साझेदार जो पूंजी ला रहा है उसका पूंजी दिया गया है तो उसके आधार पर पुराने साझेदारों की नई पूंजी की गणना की जाती है। ठीक है, कह रहा है कि जो नया साझेदार पूंजी ला रहा है उसके पूंजी के अनुसार देखा जाता है कि इसके पूंजी के अनुसार पूरे फर्म की पूंजी कितनी होगी, और उसी के आधार पर पुराने साझेदार भी अपनी नई पूंजी की गणना करते हैं। हम सवाल के माध्यम से देखेंगे अभी कि उस तरह कैसे गणना होता है। फिर आगे लिखता है ख्याति, संचय और परिसंपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन आदि के सभी समायोजनों के पश्चात निर्धारित की गई पूंजी की तुलना पुरानी पूंजी से की जाती है। तो ये पॉइंट क्या कह रहा है कि जब आप नया साझेदार प्रवेश करता है तो क्या क्या करना होता है आपको, खाता बनाने के बोलेगा, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना पड़ता है। सवाल अगर बोल दे तो मतलब कि संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे और इसमें से जो भी और लाभ या हानि होगा उसको पूंजी खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। ठीक है, पूंजी खाता भी बनाया जाता है। जब नया साझेदार आता है तो हम जिस दिनांक पर वो आ रहा है, जिस दिनांक पर नया साझेदार प्रवेश लेता है उस दिनांक का हम क्या करते हैं, पूंजी खाता बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमको उस दिनांक का अंतिम पूंजी चाहिए होता है। और इसी अंतिम पूंजी को हम जो नया चिट्ठा बनाते हैं, प्रारंभिक जो नया तुलन पत्र बनाते हैं प्रारंभिक, उसमें इस पूंजी को उठाकर ले जाया जाता है। ठीक है, तो पुनर्मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता और तुलन पत्र आपने बना लिया।
ठीक है, इन सभी का आपने समायोजन कर दिया। ठीक है, इन सभी का आपने समायोजन कर दिया। समायोजन करने के पश्चात आपका अंतिम पूंजी निकल कर आता है। ठीक है, वही ये पॉइंट बोल रहा है कि ख्याति संचय, ख्याति को, संचय को और परिसंपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, परिसंपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन आदि के सभी समायोजनों के पश्चात, आदि के सभी समायोजनों के पश्चात, जैसे संचय आपने बांट दिया, पूंजी में जोड़ दिया, ख्याति नया साझेदार लाता है, उसको भी पुराने साझेदार अपने त्याग अनुपात में ले लेते हैं, और पुनर्मूल्यांकन लाभ है तो जुड़ जाता है, अगर पुनर्मूल्यांकन हानि है तो घट जाता है। तो इन सभी का पूंजी में समायोजन करने के पश्चात अंतिम पूंजी निकल कर आता है। ठीक, अब अंतिम पूंजी निकल कर आ गई तो यहाँ पर अंतिम पूंजी को देखा जाता है कि ये जो अंतिम पूंजी इनकी आई है, इनके लाभ विभाजन अनुपात में है कि नहीं। ठीक है, लाभ विभाजन अनुपात में है कि नहीं। तो हम अभी सवाल के माध्यम से इसको समझेंगे। मैं आपको केवल थ्योरेटिकल विभाग समझा रहा हूँ, थ्योरेटिकल में आपको उतना नहीं समझ आ रहा होगा। जब हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो हमको वहाँ आसानी से समझ आएगा। ठीक है, तो मिलान किया जाता है कि जो इनका लाभ विभाजन अनुपात है उसके अनुसार पूंजी, और ये जो अंतिम पूंजी निकल कर आई है उसमें यानी कि अधिक है या कम है, मतलब कि ये जो इनका पूंजी कितना होना चाहिए था लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार, और ये जो अंतिम पूंजी है उनका मिलान किया जाता है कि ये अधिक है कि कम है। यदि अधिक है, ये राशि यदि अधिक है, इसका मतलब कि इनकी पूंजी ज़्यादा है। तो इनकी पूंजी ज़्यादा है तो अब पूंजी किस में करना है, इनका लाभ विभाजन अनुपात में पूंजी करना है। तो यदि ज़्यादा इनकी पूंजी है तो इनको राशि वापस कर दिया जाएगा, और यदि इनकी पूंजी कम है, इनका अनुपात के अनुसार कम है, तो इनसे पैसा मंगाया जाएगा। ठीक है, तो लिखता है यदि किसी साझेदार की पूंजी कम होती है तो वह कमी को पूरा करने के लिए आवश्यक राशि लेकर आता है, और जिस साझेदार की राशि अधिक होगी वह पूंजी की अधिक राशि को निकाल कर ले जाएगा, वही कह रहा है। ठीक है, तो हमने थ्योरेटिकल पार्ट देखा इसका थोड़ा सा। भाई हम सवाल देख लेते हैं। ठीक है, सवाल इसका हल करते हैं, सवाल हमको अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 आपके एनसीईआरटी की बुक से, पेज नंबर 173। 173 में जाकर आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, और ये किस टॉपिक को कवर करता है, पूंजी का समायोजन से आधारित प्रश्न है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 लिखा है, अ और ब साझेदार हैं, दो साझेदार 3:1 के अनुपात में लाभ व हानि का विभाजन करते हैं। दो साझेदार हैं, इनका अनुपात 3 और 1 का है। 1 अप्रैल 2017 को वे स को लाभों में भाग के लिए फर्म में प्रवेश देते हैं। एक नया साझेदार आ रहा है 1 अप्रैल 2017 को, स। ठीक है, नया साझेदार आ रहा है 1 अप्रैल 2017 को। स लाभ में अपने 1/4 भाग के लिए बता रहा है कि उसको लाभ में कितना भाग दिया जाएगा, 1/4 हिस्सा दिया जाएगा। अपने भाग के लिए 20,000 रुपये लाता है, पूंजी के रूप में वो 20,000 रुपये लाता है। ख्याति परिसंपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन आदि समायोजनों के पश्चात, देखिए क्या बता रहा पॉइंट, कि ख्याति परिसंपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन आदि समायोजनों के पश्चात पूंजी में, मतलब कि जब हम अंतिम पूंजी, जब पूंजी खाता बनाते हैं इस दिनांक पर 1 अप्रैल 2017 को जब एक पूंजी खाता बनाएंगे, नए साझेदार को लेते हुए इनकी नई पूंजी खाता बनेगी, तो उस दिनांक पर इनका अंतिम पूंजी सब चीज समायोजन करने के बाद, संचय ख्याति उति जोड़ने उड़ने के बाद पुनर्मूल्यांकन, जोड़ना पुनर्मूल्यांकन लाभ जोड़ने उड़ने के पश्चात जो इनकी अंतिम पूंजी आएगी, सब चीज समायोजन करने के पश्चात वो बता रहा है कि ख्याति परिसंपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन आदि समायोजन करने के पश्चात अ और ब की पूंजी क्रमशः 50,000 रुपये और 12,000 रुपये है। ठीक है, इनकी पूंजी बता रहा है सब चीज समायोजन करने के पश्चात। जैसे हम पिछले सवाल में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में यदि हम देखें, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 आपका क्या बनाने बोला था, क्वेश्चन नंबर 30 आपका तुलन पत्र बनाने बोला था। हमने फिर उसके सहायता के लिए पुनर्मूल्यांकन खाता और पूंजी खाता बनाया था। ठीक, तो जब आप पूंजी खाता बनाते हैं तो क्या करते हैं आप, जैसे यानी कि पूंजी जो इन पुराने साझेदार को जो पूंजी होती है वो पूंजी खाते में लिखते हैं, और उसमें जो जो चीज़ जोड़ना होता है, जैसे संचय अगर दिया तो उसको पूंजी खाते में जोड़ दिया जाता है,
उसी तरह यदि कोई ख्याति ला रहा है तो उसको भी पूंजी खाते में जोड़ दिया जाता है, और पुनर्मूल्यांकन लाभ है तो उसको भी जोड़ दिया जाता है। अगर पुनर्मूल्यांकन हानि है, लाभ या हानि दो में से एक ही चीज होगा, हानि होगा तो घटा दिया जाता है। तो इन सभी को करने के बाद फिर हम क्या निकालते हैं, अंतिम पूंजी निकालते हैं। यही अंतिम पूंजी है, मतलब कि इस दिनांक पर 1 अप्रैल 2017 के दिनांक पर इनका अंतिम पूंजी बता रहा है। सब चीज समायोजन करने के पश्चात आप देखेंगे सवाल में कि ख्याति, परिसंपत्तियां और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन आदि समायोजन के पश्चात अ और ब की पूंजी क्रमशः 50,000 रुपए और 12,000 रुपए। इनका अंतिम पूंजी 1 अप्रैल 2017 को जब पूरा चीज गणना इन्होंने कर लिया, जब समायोजन कर लिया सब चीज, तो यहाँ पर इनका पूंजी अ का 50,000 रुपए और ब का 12,000 रुपए है इनका अंतिम पूंजी। ठीक है, यहाँ पर उस दिनांक पर 1 अप्रैल 2017 को यही पूंजी उठकर कहाँ जाएगी, यही पूंजी हमारी तुलन पत्र में जाएगी। ठीक है, तो ये पूंजी इनका बता दिया सब चीज समायोजन करने के बाद। उसके बाद बोलता है यह भी निर्णय लिया गया है कि साझेदारों की पूंजी नए लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार होगी। मतलब कि इनका चिट्ठा जब बनाएंगे, तुलन पत्र बनाएंगे, तो वहां पर जो इनकी पूंजी होगी, ये तो अंतिम पूंजी आपने निकाल लिया 50,000 और 12,000, 50,000 12,000 यहाँ पर समायोजन करके इनका पूंजी आ गया। मगर सवाल कहता है कि ये लोग अपनी पूंजी को क्या करना चाहते हैं, लाभ विभाजन अनुपात में रखना चाहते हैं। ठीक है, तो इनका जो चिट्ठा बनेगा, तुलन पत्र बनेगा, तो यहाँ पर जो पूंजी आएगी इनकी, वो लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार आएगी। तो उसका हमको गणना करना होगा। ठीक है, अभी हम गणना देखेंगे उसका। आगे लिखता है सवाल कि अ और ब की नई पूंजी की गणना को यह मानते हुए कि अ और ब नए लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार पूंजी रखते हैं। मतलब कि अ और ब की पूंजी, नई पूंजी इस तरह गणना करेंगे कि अ और ब जो है वो अपना पूंजी क्या है, नया लाभ विभाजन अनुपात में रखते हैं। फिर आगे लिखते हैं अतिरिक्त धनराशि, ठीक है, रखते हुए अतिरिक्त धनराशि लाएंगे या आहरित करेंगे। यदि यदि इनकी पूंजी जितनी होनी चाहिए थे उससे ज्यादा अगर ये पूंजी है, क्योंकि इनकी अंतिम पूंजी 50,000 निकल कर आ गई है, जितना इनका पूंजी होना चाहिए था इनके लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार, उससे और इसका मिलान करेंगे कि इसके पास 50,000 की पूंजी है और लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार इसका पूंजी कितना होना चाहिए। यदि 50,000 ज्यादा है, इसकी पूंजी यदि ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है उसकी राशि इसको वापस कर दी, लौटा दी जाएगी धनराशि। ठीक ना, आहरित उसको दे दिया जाएगा। और यदि उसी तरह यदि उसका लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार जो पूंजी निकला है, यदि वो इससे ज्यादा है, मतलब कि इसका जो अंतिम पूंजी है वो कम है और इसका लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार जो पूंजी है वो ज्यादा है, तब उसको क्या करना होगा, जिसका कम है वो पैसा लेकर आएगा। लिखा है जैसी भी स्थिति हो आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां दें। जैसी भी स्थिति हो हमको पंजी प्रविष्टि करने को बोल रहा है। तो हमने सवाल देखा, दो साझेदार अ और ब, 3:1 का अनुपात, 1 अप्रैल 2017 को एक नया साझेदार आता है स, और वो पूंजी कितना ला रहा है, 20,000 रुपए, 1/4 भाग के लिए। इसी की सहायता से हम पूरे फर्म की पूंजी निकालेंगे। 20,000 रुपए 1/4 के लिए, यानी कि 4 हिस्से, लाभ का 4 हिस्सों में से एक हिस्से के लिए वो 20,000 ला रहा है, तो चारों हिस्से का पूरा मिलाकर कितना होगा, तो 20,000 4 बार, यानी कि 80,000 रुपए होता है पूरे फर्म की पूंजी। इसकी स की पूंजी के अनुसार 80,000 रुपए होगी। अब उसी को आधार मानते हुए हम निकालेंगे। तो आइए हम अब गणना करते हैं। तो इसका 20,000 रुपए पूंजी, और उसके बाद पूरा सब चीज समायोजन करने के बाद इनकी अंतिम पूंजी 50,000 और 12,000 का है। और पूंजी को अब हमको नए लाभ विभाजन अनुपात में रखना है। तो हमने सवाल देखा, अब इसको हम हल करते हैं। तो देखिएगा, तो हमको सवाल यहाँ पर पंजी प्रविष्टि देने को कह रहा है, पंजी प्रविष्टि करने को कह रहा है हमको, पंजी प्रविष्टि यहाँ पर करना है। तो पंजी प्रविष्टि किसके लिए करना है, केवल पूंजी का समायोजन के लिए हमको पंजी प्रविष्टि करना है। मतलब कि देखना है कि इनकी जो अंतिम पूंजी 50,000 और 12,000 है उसके अनुसार इनका लाभ विभाजन अनुपात का जो पूंजी इसके बराबर है कि नहीं, या कम है या ज्यादा है। ठीक है, कम है तो पूंजी मंगाएंगे, ज्यादा है तो पूंजी वापस कर दिया जाएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, पहले हमको गणना करना होगा। तो हमको पहले गणना करना होगा नया अनुपात और इनकी नई पूंजी। ठीक है, तो पहले हम नया अनुपात गणना करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31,
का हल। तो पहले हम गणना कर लेंगे नए लाभ विभाजन अनुपात। नए अनुपात से गणना करेंगे इनका, ठीक है। तो यह माना गया है कि स ने अपना भाग, स ने अपना भाग जो 1/4 है, अ और ब से पुराने लाभ विभाजन अनुपात में लिया है। कहने का अर्थ है कि यह मान रहे हैं कि जो उसको 1/4 भाग मिल रहा है, स को जो 1/4 भाग मिल रहा है, वो क्या कर रहा है, अ और ब से इनका जो पुराना अनुपात है, अ और ब का उसी अनुपात में प्राप्त कर रहा है। तो देखिएगा, अब नया अनुपात निकालते हैं हम। तो पूरे फॉर्म का कुल भाग, पूरे फॉर्म का भाग माना कि 1 है, पूरे फॉर्म का भाग 1 है, पूरे फॉर्म का भाग 1 है, ठीक है। उसमें से स का भाग, इस 1 में से स का भाग कितना है, 1/4, मतलब कि लाभ के 4 हिस्से होंगे और एक भाग किसको दिया जाएगा, स को दिया जाएगा। अब बाकी कितना बच गया, 3/4 बच गया। ये किन के लिए, बाकी के साझेदार अ और ब के लिए, ठीक है। तो 1/4 हो गया स का, तो शेष भाग कितना बच जाता है, एक पूरे में से 1/4 स का चला गया तो बच जाता है 3/4, 1 2 3, ये 3/4 बच जाता है स को देने के पश्चात। अब ये 3/4 किसके लिए, अ और ब के लिए। तो अ का नया अनुपात, अ का नया अनुपात निकालेंगे, अ का नया अनुपात। तो नया अनुपात, ठीक ना, कैसे करेगा, ये 3/4 जो उनके लिए बचा हुआ है उसको अपने अनुपात में, जो इनका अनुपात था 3 और 1 का, इनका जो अनुपात था 3-1 का पुराना अनुपात, इसी में बांट लेंगे। जो इनका हिस्सा बचा हुआ है, नया अनुपात का जो हिस्सा बचा हुआ है, उसको अपने पुराने अनुपात में ही बांट लेंगे। तो 3/4 का 3/4, 3/4 का ये अ जो है 3/4 ले लेगा, 3×3 = 9 और 4×4 = 16। उसी तरह ब के लिए, ब का नया अनुपात निकाल रहे हैं। तो ब भी 3/4 जो इन दोनों के लिए बचा हुआ था, 3/4 का वो क्या करेगा, 1/4 ले लेगा, 3 और 1 का इनका अनुपात है, पुराना अनुपात, इसी में बांट लेगा। तो 3×1 = 3 और 4×4 = 16। तो इन दोनों का नया अनुपात आ गया। उसी तरह स का भी नया अनुपात निकाल लेते हैं। स का नया अनुपात 1/4 दिया हुआ है, स का नया अनुपात 1/4 दिया हुआ है, इसको क्या करते हैं, 16 के बराबर कर लेते हैं। तो 16 बराबर करने के लिए हमको नीचे 4 से गुणा करना होगा, 4 से नीचे गुणा करें तो ऊपर भी 4 से गुणा करेंगे, तो 4/16। तो इनका नया अनुपात होता है 9, 3 और 4, ये इनका नया अनुपात है। तो यहाँ पर हमने नया अनुपात निकाल लिया, ठीक है, ये नया अनुपात निकल गया। अब क्या किया जाएगा, अब नया अनुपात यहाँ पर निकल गया, ठीक है। अब हम अ और ब की नई पूंजी निकालेंगे। हमने नया अनुपात निकाल लिया, अब क्या करेंगे, जो सवाल कह रहा है अ और ब की नई पूंजी हम निकालेंगे और मिलान करेंगे कि इनका जो समायोजन करने के पश्चात जो 50,000 और 12,000 जो इनकी पूंजी थी, पूंजी खाता से जो निकल कर आई अंतिम पूंजी, उसके उसके बराबर है कि नहीं है, ठीक ना। तो देखते हैं दूसरा, अब हम अ और ब की, सवाल के अनुसार अ और ब की अब नई पूंजी निकालेंगे। अ और ब की नई पूंजी, तो स की पूंजी, क्योंकि स का पूंजी को ही आधार बनाया जाएगा, तो स की पूंजी कितनी है, स की पूंजी 20,000 रुपये है। अब कितने भाग के लिए वो 20,000 रुपये ला रहा है, वो 1/4 भाग के लिए 20,000 रुपये ला रहा है, जिसका लाभ में 1/4 भाग है, ठीक है। 1/4 भाग के लिए वो 20,000 रुपये ला रहा है। तो जब चौथे भाग के लिए वो कितना ला रहा है, वो चौथे भाग के लिए वो 20,000 रुपये ला रहा है। तो इसके हिसाब से अगर पूरे फर्म की पूंजी देखी जाए तो ये भी 20,000, ये भी 20,000 और ये भी 20,000, मतलब कि 20,000 को क्या करना होगा, 4 से गुणा करना होगा, ठीक है।
तो ये पूरा मिलाकर 80,000 आता है। 80,000 का जब आप 1/4 निकालेंगे तो 20,000 आता है। ठीक है, तो जब इसको पूरा निकालना होगा, 100% निकालना होगा, तो क्या करना होगा, चार्जेस उल्टा, मतलब कि 20,000 को 4 से गुणा करना होगा, तो 80,000 रुपये आ जाएगा। तो इसके हिसाब से हम पूंजी निकालेंगे। जो नया साधार अपनी पूंजी है उसके हिसाब से हम पूरे फर्म की पूंजी निकाल रहे हैं। स की पूंजी को आधार मान के पूरे फर्म की पूंजी निकाली जा रही है। ठीक है, तो स की पूंजी के आधार पर फर्म की कुल पूंजी, तो सल आता है 20,000 रुपये और इसका अनुपात है 1/4। 1/4 के लिए 20,000, तो उल्टा कर देंगे। पूरा पूरे फर्म की पूंजी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से इसको गुणा करेंगे क्योंकि 1/4 है ये। तो यहाँ पर हो जाता है 80,000 रुपये, मतलब 80,000 रुपये पूरे, इसकी पूंजी के अनुसार 80,000 रुपये पूरे फर्म की पूंजी है। अब क्या करेंगे, ये 80,000 रुपये हमने पूरे फर्म का पूंजी निकाल लिया। अब ठीक है, पूरे फर्म की पूंजी निकाल गई। अब हम अ और ब की, इसी 80,000 से हम अ और ब की पूंजी निकालेंगे। तो देखिएगा, अ की पूंजी इसी 80,000 के अनुसार अ की पूंजी, तो 80,000 रुपये पूरे फर्म की पूंजी है। तो अ का नया अनुपात क्या है, 9/16। अ का नया अनुपात 9/16, तो इसी के अनुपात में इसकी पूंजी होनी चाहिए। तो 9/16, तो 16 एकम 16 और 16 पंचे 80, और ये 3 शून्य वैसे उतर जाएगा। 5,000, 5,000 को 9 से गुणा करेंगे, 45,000 रुपये होता है। मतलब कि ये जो 20,000 रुपये ला रहा है वो किसके अनुसार ला रहा है, 80,000 रुपये मान कर ला रहा है कि 80,000 रुपये फर्म की पूंजी है, उसके अनुसार मेरा 20,000 रुपये होता है। अब इसी 80,000 रुपये के अनुसार अगर अ की पूंजी देखें तो 45,000 रुपये होना चाहिए, मगर अ की अंतिम पूंजी कितनी है, सवाल में बताया है आपको कि पूरा एडजस्टमेंट करने के बाद, ख्याति वाति संचय उंचय पुनर्मूल्यांकन लाभ उभ सब जोड़ने के बाद उसकी अंतिम पूंजी 50,000 की निकल कर आती है। जबकि उसकी पूंजी लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार कितना होना चाहिए, 45,000 रुपये होना चाहिए। तो 5,000 इसकी पूंजी ज्यादा बता रही है। तो 5,000 क्या किया जाएगा, 5,000 रुपये इसको दे दिया जाएगा रोकड़ के रूप में। ठीक है, इसी का हमको समायोजन प्रविष्टि देना है। तो हमने यहाँ पास अ का निकाला पूंजी 45,000 रुपये। अब उसी तरह ब का भी पूंजी निकाल लेते हैं। ब की पूंजी तो 80,000 रुपये पूरे फर्म की पूंजी इस स के पूंजी के अनुसार। अब इसका नया अनुपात क्या है, 3/16। 3/16 तो करते हैं, तो 5,000 रुपये, यहाँ भी 5,000 आएगा, 5 × 15। इसकी पूंजी लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार इसकी पूंजी 15,000 रुपये होना चाहिए। मगर आपको जब देखेंगे इनकी अंतिम पूंजी, जो पूंजी खाता जब बना है, तो उसमें केवल 12,000 रुपये इसकी पूंजी आ रही है, मतलब कि 3,000 रुपये कम आ रहा है। मतलब होना इसका चाहिए 15,000 रुपये, मगर पूरा एडजस्टमेंट करने के बाद पूंजी खाता का जब पूरा एडजस्टमेंट कर लिया तो 12,000 रुपये ही हो रहा है, मतलब 3,000 रुपये कम पड़ रहा है। तो 3,000 रुपये इसके रोकड़ के रूप में मंगाया जाएगा। इसको 5,000 रुपये पेमेंट किया जाएगा, इसको 3,000 रुपये मंगाया जाएगा। तो हमने यहाँ पास, ठीक है, जो हमारा लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार तीनों की हमारी पूंजी निकल गई, 20,000 स का, 45,000 रुपये अ का और 15,000 रुपये ब का। ठीक है, ये तो निकल गया। ठीक है, अब हम मिलान करते हैं। तो हमने क्या निकाला, हमको नई पूंजी चाहिए थी। नई पूंजी के लिए हमको क्या करना पड़ता, पहले इनका नया अनुपात निकालना पड़ता, और नए अनुपात के अनुसार ही जो जो फर्म की पूंजी कुल पूंजी होगी, मतलब कि स के पूंजी के आधार पर जो कुल पूंजी होगी उसको हम नए अनुपात में बांटते। तो हमने यहाँ पर पहले नया अनुपात निकाला, फिर स के पूंजी के आधार पर जो फर्म की कुल पूंजी आई उसको हमने क्या किया, इनके लाभ विभाजन अनुपात में बांटकर इनके पूंजी को हमने देखा कि लाभ विभाजन अनुपात अनुसार कितना होता है। और जो इनका अंतिम पूंजी, अब इससे मिलान करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनकी अंतिम पूंजी जो निकल कर आई है, पूंजी खाता जब बनाया उसमें से जो निकल कर उसका इसके साथ मिलान किया जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे समस्त समायोजनों के पश्चात अ और ब की पूंजी क्रमशः, क्रम से पहले अ है तो अ का पहले है, ठीक ना, 50,000 रुपये। अ का पूंजी कितना बता रहा है,
आप जो समायोजन के समस्त समायोजन के पश्चात जो आपको सवाल में बताया हुआ है कि पूरा जब पूंजी खाता इनका बना, जिस दिनांक पर नया साझेदार उस दिनांक को जब पूंजी खाता बना तो पूरा चीज समायोजन कर दिया गया। उसके पश्चात इनकी पूंजी कितनी आई? 50,000 रुपये। ठीक है, और ब का पूंजी कितना निकल कर आया? 12,000 रुपये। ठीक है, तो ये हमने बता दिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम मिलान करेंगे। ठीक है, और मिलान करेंगे और उसी जो कमी या बेसी है उसी का हम समायोजन प्रविष्टि देंगे। तो मिलान करते हैं अब हम। ठीक है, मतलब लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार पूंजी 45,000 रुपये और 15,000 रुपये, और इनका जो पूंजी खाता है, जो समायोजित पूंजी खाता है, उसके अनुसार कितनी पूंजी, उसका मिलान करते हैं। अतः ठीक है, अ का देखते हैं पहले। अ तो 50,000 रुपये इसका समायोजित पूंजी है, जबकि इसका पूंजी कितना होना चाहिए, क्योंकि सहमत है इन लोग अपने पूंजी को लाभ विभाजन पूंजी अनुपात में रखने के लिए, तो 45,000 होना चाहिए। 5,000 रुपये इसका पूंजी ज्यादा है, 5,000 रुपये ज्यादा बता रहा है। जब पूंजी खाता बनाया तो उसमें 5,000 रुपये ज्यादा बता रहा है, तो 5,000 क्या किया जाएगा, इसको 5,000 रुपये ये निकाल कर ले जाएगा। ये साझेदार जो है रोकड़ के रूप में निकाल कर ले जाएगा। अभी हम प्रविष्टि देखेंगे इसका, पंजी प्रविष्टि हमको करना है, अभी हम केवल कैलकुलेशन कर रहे हैं। फिर उसके बाद ब के लिए, ब का आप देखेंगे इसका लाभ हानि, जो लाभ हानि विभाजन खाता उसके अनुसार इसका पूंजी 15,000 होना चाहिए, मगर इसका पूंजी समायोजित पूंजी कितना आ रहा है? 12,000 रुपये ही आ रहा है, मतलब 3,000 रुपये कम पड़ रहा है। इसके अनुसार अब पूंजी रखना है, तो 3,000 रुपये क्या करना होगा, इससे मंगाना होगा। 3,000 रुपये क्या करेगा, रोकड़ के रूप में लेकर आएगा। 3,000 रुपये लेकर आएगा, तो ये 5,000 रुपये निकाल कर ले जाएगा, ये 3,000 रुपये लेकर आएगा। इसका हम पंजी प्रविष्टि अब करते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा मेन टॉपिक है, पंजी प्रविष्टि। दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ क्रमांक, राशि विकलन और राशि समाकलन। क्रेडिट, और ये हो गया डेबिट। यहाँ हमारा दिनांक, ये हो गया विवरण। अब प्रविष्टि करते हैं, देखिएगा ये 5,000 रुपये लेकर जाएगा, पेमेंट करना है इसको 5,000 रुपये रोकड़ से, और ये 3,000 रुपये लेकर आएगा रोकड़ के रूप में। तो प्रविष्टि करते हैं। जैसे ही ये 5,000 रुपये लेकर जाएगा तो रोकड़ हमारा कम हो जाएगा। पैसा आता है तो रोकड़ को डेबिट करते हैं, जब पैसा जाता है, रोकड़ जाता है तो उसको क्रेडिट किया। तो यहाँ पास जा रहा है तो रोकड़ को क्रेडिट करना होगा। अब डेबिट किसको करना होगा? डेबिट इसके आगे पूंजी को करना होगा, क्योंकि उसकी पूंजी को भी कम कर रहा है, क्योंकि इसकी पूंजी 50,000 से दिखा रही है। अब उसकी पूंजी को 45,000 तक इसके लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार करना है। तो पूंजी 50,000 से दिखा रही है, अंतिम पूंजी जो निकल कर आई है हमको उसको 45,000 तक करना है, 5,000 रुपये कम करना है, तो पूंजी क्रेडिट होकर बनती है। अब जब उसको डेबिट कर दिया जाता है तो वो समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पास इसकी पूंजी को 5,000 कम भी करना है तो हमको डेबिट करना पड़ेगा उसके पूंजी खाते को। तो लिखेंगे अ पूंजी खाता नामे डेबिट, और रोकड़ पेमेंट करेंगे। रोकड़ खाता से कितना का भुगतान होगा? 5,000 रुपये का। तो ये हमने समायोजन प्रविष्टि किया इसका। ठीक है, लिखेंगे अ द्वारा अधिक राशि, पूंजी की अधिक राशि निकालने कर, ठीक ना, अधिक राशि को निकालने पर, निकाल कर ले गया वो। अब ये हो गया, अ का तो हो गया 5,000 रुपये निकाल कर ले। बस क्या करना है, 3,000 रुपये लेना है, क्योंकि उसका लाभ विभाजन अनुपात का पूंजी जो है वो ज़्यादा है, और जो इसका समायोजित पूंजी जो पूंजी खाते से निकल कर आया वो 12,000 रुपये, वास्तविक जो पूंजी यहाँ पर पूंजी खाता में दिखा रहा है वो 12,000 ही दिखा रहा है। ठीक है, तो इसका पूंजी का 15,000 तक करना है, तो 3,000 रुपये लेकर आएगा तो रोकड़ आएगा, रोकड़ खाता डेबिट। जैसे ही लेकर आएगा रोकड़ खाता डेबिट, और इसका पूंजी को बनाना है, पूंजी हमेशा क्रेडिट होकर बनता है। रोकड़ खाता डेबिट, पूंजी हमेशा क्रेडिट होकर बनता है, तो इसकी पूंजी को क्रेडिट कर देंगे तो इसकी पूंजी बन जाएगी 3,000 से। ब पूंजी खाता से 3,000 रुपये और 3,000 रुपये। यहाँ लिखेंगे ब द्वारा
कम पूंजी राशि लाई गई, जो उसके कम पूंजी थी उसकी राशि वो लेकर आ रहा है। तो ये हमने इसका जो पंजी प्रविष्टि था उसको भी हमने देखा। तो पहले कैलकुलेशन हमने देखा, आपने कैलकुलेशन में देखा कि ये इनका पूंजी खाता का पूरा गणना करने के बाद इनका पूंजी है ये, और इनका ये जो पूंजी है वो लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार पूंजी है। तो हमको यहाँ पर मिलान करना होता है कि पूंजी खाते के अनुसार कितनी पूंजी बन रही है, और जो इन्होंने सहमति जो बनाई है लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार पूंजी रखने की सहमति जो बनाई उसके अनुसार कितना पूंजी है। तो इनका पूंजी अब किस अनुपात में रहेगा, क्योंकि इन्होंने सहमति बनाई है कि इनका पूंजी जो है वो लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार होगा। ठीक है, तो यदि लाभ विभाजन अनुपात के अनुसार से अगर पूंजी ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा है वो वापस कर दी जाएगी, और यदि कम है तो उसे पैसा मंगाया जाएगा। वही यहाँ पर हमने प्रविष्टि की है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 था। मैंने आपको इसको बनाकर बताया, इसकी पंजी प्रविष्टि भी करके बताया, इसका कैलकुलेशन भी करके बताया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 31 का जो सॉल्यूशन है वो समझ आया होगा। और मेरे चैनल पर यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।